अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज आपके सामने हाजिर हैं एक मिडिल ईस्ट के हवाले से नई डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने स्टोरी की तरफ जाते हैं कि मिडिल ईस्ट में हर आए दिन एक नई कहानी देखने को मिलते हैं, एक नई डेवलपमेंट की तरफ हमें एक प्रोग्रेस नज़र आती है, क्योंकि एक पूरी दुनिया का एक एपिक सेंटर बना हुआ है। तो मेरे भी जो ज़्यादातर सेशंस है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर आ रहे हैं। उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर, जो डोमिनेंट हमें फीचर उधर जो पावर्स नज़र आते हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो वॉर जारी है ऑन ग्राउंड, और जो वियना टॉक्स एक साइड पर हो रहे हैं और दूसरी तरह बैटल जारी है। तो अभी जो ईरान ने अभी लॉन्च किया अपना खैबर शिकन जो मिज़िल, बैलिस्टिक मिज़िल जो उन्होंने लॉन्च किया है, उससे ख़ित्ते में और एक हलचल सी मची। और वेस्टर्न मीडियाज़ ने, जो सारे मीडिया से वेस्टर्न, उनकी शेरखियों में ये बात, ये न्यूज़ चली है। और ईरान के एक तरह से तो वहाँ पर वियना टॉक्स जारी है, उसमें अमेरिका ने एक विवर्स दिया है ईरान के लिए, और ये भी अंदिया दिया है कि वो ईरान के जो रिजर्वेशन है उन पर पूरा उतरने के लिए वो जो उनके सैंक्शंस है उसको वो सीरीज़ में उसको रिलीफ दे सकते हैं। मगर ईरान की तरफ से ये रिजर्वेशन है कि वो श्योरिटी दे दे अमेरिका इस चीज़ की, वो नेक्स्ट टाइम इसमें वो दगाबाजी नहीं करेंगे। अभी जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है उसके अमेरिका के ऊपर क्या कंसर्न्स हैं, और मैं आपको 3 अहम बड़े डेवलपमेंट की तरफ ले जाऊँगा। आज जो अमेरिका के एक्स जो सिक्योरिटी के, उनका साबिक नेशनल सिक्योरिटी का सरबराह थे जॉन बोल्टन, ही वाज कंसीडर्ड एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल, नेशनलिस्ट। उसके बयान, उसके हवाले से हम बयान करेंगे। और मैं जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ बाकरी साहब के बयान, और इसके अलावा जो ख़ित्ते के ऊपर इसराइल के जो रिजर्वेशन से, और अभी वियना टॉक्स पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से हम आपको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे पहले हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए आप स्टोरी की तरफ जाते हैं कि ईरान ने एक अपने जो एक इवेंट के दौरान, एक सेशंस के दौरान अपने नए जो एंटी बैलिस्टिक मिज़िल का उन्होंने इफ्तिताह किया है, उसको लॉन्च किया है एक सेरेमनी के दौरान। और ये काफ़ी एक्यूरेट और स्विफ्ट किस्म का एक मिज़िल समझा जा रहा है, और ये सॉलिड फ्यूल पर काम करते हैं। जो हमारे पास सोर्सेस है, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको अगर बताऊं यहाँ ईरान की एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये अपने निशाने को एक एक्यूरेट अंदाज से हदफ को निशाना बना सकते हैं, वो बग़ैर किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रास्ते में कोई उसके लिए राह में वो चलते वक्त अगर उसको वो उसकी रोटेशन जो समत है वो चेंज करके, तब्दील करके वो अपने निशाने को हिट कर सकते हैं। यूँ वो रडार की आंखों से बचकर आगे जाने की सलाहियत रख सकते हैं। और सेकेंडली वो जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो जो पिछले जो ईरान ने जो मिज़िल्स लॉन्च किए थे उससे हट कर ये है कि ये ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, इसमें वो स्विफ्ट रिस्पॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे इसके ईरान न्यूक्लियर डील जो वियना में जा रहे हैं उसके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं। इससे पहले जब बाकरी साहब जो ईरानियन चीफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है, उनका ये ऐलान था कि उनका कहना था ये मिसाइल ख़ित्ते में अमरीकी ठिकानों और इसराइल के जो हेजमोनिक गासिब सेहोनी जो निज़ाम है और जो जुल्म के ऊपर उकसे हुए और अपने जो नेफेरियस मिशन चलाने वाले कुव्वतों के लिए एक वाज़ेह मिसाल है। और ईरान अपने सिक्योरिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान अनवील्स प्रिसीशन स्ट्राइक बैलिस्टिक मिज़ाइल विथ रेंज ऑफ 1450 किलोमीटर्स। तो ये मॉडर्न डिज़ाइन के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने एक बैलिस्टिक मिज़ाइल का कामयाबी से तजुर्बा किया है जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। अब मिडिल ईस्ट के ऊपर एक ग्लैंस डाले तो ये काफ़ी एक आम रेस नज़र आते हैं। यहाँ पर इसको इम्पोज करने वाला ख़ुद अमेरिका है, जो दूसरों को लेक्चर देते हैं कि आप आर्म्स की और न्यूक्लियर वेपन्स की पोसेशन से बाज आएँ। जब तक जो लेक्चरर है अमेरिका और द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वो ख़ुद इस चीज़ से बाज नहीं आते, दूसरों को समझाना बेसूद सी होगा। अगर आप ईस्टर्न यूरोप में देखें तो पूरा एक वॉर का बाज़ार गर्म है। जो यूरोप के तमाम ममालिक से
बड़े आर्म्स, एम्यूनिशन, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वॉरशिप्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, टैंक्स, ये तमाम चीज़ें वहाँ पहुँच कर तैयार है। और इस साइड पर मिडिल ईस्ट में आग व खून है। और इन तमाम के पीछे जो वर्ल्ड पावर्स थे, जो बड़े गेमर्स हैं, उनका हाथ है। वो किस तरह से इन नेशंस को इन्वॉल्व करके अपने वॉर इंडस्ट्री को तक़वियत दे रहे हैं। और बज़ाहिर जो हमारे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज से उनको वो लेक्चर देते हैं कि आप हमारी डिक्टेशंस पे जरे, और वो इन चीज़ों के लिए, वॉर्स के लिए वो खुद असलहे भी खुद फराहम करते हैं। और अमेरिका एक तरफ से ईरान को थ्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इजराइल ईरान को थ्रेट कर रहे हैं कि वो इस ईरान के अंदर अगर टॉक्स हुआ तो वो उससे पहले भी वहाँ पर हिट करेंगे, ईरान के अंदर अटैक करेंगे। तो उसके ऊपर फ़र्ज़ बनते है कि अपनी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, किसी भी एनिमिटी की सूरत में वो इसको भरपूर रिस्पॉन्स देने के लिए। यही कहना था बाकरी साहब का, जब हमारे पास कुछ नहीं थे तो दुश्मनों ने हमारे ऊपर बॉम्ब गिराए, केमिकल वेपन से हमला किया, और ईरान अपने जो कैपेसिटी है मिलिटरीली वो इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि दुश्मन अटैक करने से पहले 100 बार सोचे कि किससे मुकाबला करने जा रहे हैं। और रिसेंट डेकेड्स में उनका कहना था कि ईरान जो ख़ित्ता है, ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा मिसाइल स्टॉक करने वाले कंट्रीज़ में बन चुका है। और अमेरिका और सहोनी जो कुव्वत है, इजराइल है, उसका वो काफ़ी बेचैन नज़र आते हैं। एक्चुअली दे हैव लॉस्ट द बैटल इन द मिडिल ईस्ट। और स्पेशली जो हमास है, जो रेजिस्टेंस, जो हमारी तहरीक है पैलेस्टाइन कोस के लिए, ये इन चीज़ों के लिए ईरान की जो डायरेक्ट सपोर्ट जाती है वो इस काज को रोकना चाहते हैं। किसी हवाले से मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट ना हो और वो अपने जो मकसद थे उसको अचीव करने में कामयाब हो जाए। अमेरिका के हमले के हवाले से अमेरिका ये भी बता रहा था और सिहोनी बता रहा था कि ईरान पर हमले करेंगे। इसके जवाब में जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह एक्स जो साबिका जॉन बोल्टन का कहना था, वो कह रहा है कि जॉन बोल्टन ने कहा तेहरान के ख़िलाफ़ बाइडन और अमेरिकी हमले गीदड़ बपकी के सिवा कुछ नहीं। गीदड़ बपकियों के सिवा अमेरिका की जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और उनके अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ उनका बयान था कि ये सिर्फ खोखली दावों के सिवा और कुछ नहीं, अमेरिका हमला नहीं कर सकते ईरान पर। यकीनन जब जॉन बोल्टन ईरान पर हमला करने के फेवर में थे और माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन दोनों का ख्याल था कि ईरान को टेक किया जाए, मगर वो ख़ुद अपने दौर में नहीं कर सके। तो ऑब्वियसली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अब कम्प्लीटली फंस चुके हैं। तो इससे पहले जो अमेरिका की जो स्पोक्समैन था वाइट हाउस के उस तर्जुमान का था, उनका नेड प्राइस का भी कहना था कि अब जो पिछले जो उनके सक्सेसर रहा है वाइट हाउस जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत सारी ऐसी पेचीदा चीज़ें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को दी हैं, इससे वो खत्ते में मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपको ले जाते हैं जो वियना टॉक्स है, इसमें ईरान की गिरफ्त बहुत मजबूत नज़र आते, क्योंकि अमेरिका पहले तो मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर गए, मगर अभी मैक्सिमम प्रेशर अब ईरान से हटता हुआ नज़र आते हैं। वो इस प्रेशर से आगे निकल चुके हैं और अब अमेरिका ने कहा है कि हम आपके ऊपर से सैंक्शंस उसको रिमूव कराएंगे। मगर ईरान ने इसके जवाब में, ईरान का जो वज़ीर ख़ारिजा था उनका बताना था कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, नहीं कर सकते हैं। वी ऑलरेडी ट्रस्टेड यू बट यू नो क्रिएटेड ट्रस्ट डेफिसिट। तो इस हवाले से ईरान का कहना है कि जब तक आप श्योरिटी नहीं देंगे, श्योरिटी वो ज़ुबानी खराशी नहीं, वो आप ग्राउंड रियलिटी पे जब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज़, जब तक सैंक्शन रिमूव नहीं करते, हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अब आने वाले जो दौर में ये चीज़ आया है कि अमेरिका के लिए अब ईरान के साथ समझौता करना अब एक इनएविटेबल लाजिम एक काम बन चुका है कि इस पर वो कर सकते हो। अभी जो वॉर बैटल्स है, इस हवाले से भी जो अमेरिकन जो वहाँ पर एक जनरल था कैरिला, अमेरिकन सेंट्रल कमांड माइकल कैरिला का कहना था कि he said Iran has been equipped with latest weapons and guerrilla forces in the region which may pose severe blow to the American interest। अमेरिकन इंटरेस्ट जो माइकल कैरिला का कहना था कि अमेरिका के अब एक सराउंड सी इनगल्फ से किया ईरान की जो पॉलिसी से, उस हवाले से वो अब अमेरिका का कोई भी
ऐसा जो इंटरेस्ट पॉइंट है कि अमेरिका का कोई भी दिफाई सेंटर है वो ईरान की पहुंच से दूर नहीं है। और ये ईरान ने जो बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजुर्बा किया खैबर शिकन का, और ये उनका बताना था कि हम इस अमेरिका के इसको ख़ित्ते में किसी भी अमेरिकन दिफाई पोजीशन है, लोकेशन है मिलिट्री, उस पर हम हिट करने की सलाहियत रख सकते हैं। और इसके अलावा इसराइल के अंदर किसी भी हदफ को ये आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो एक हलचल सी है, एक यकीनन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है डेवलपमेंट। इससे पहले ईरान ने सक्सेसिव मिलिट्री जो आर्सेनल से, वॉर से, इसके अलावा मिज़िल्स के तजर्बे करते आ रहे हैं, मगर ये खैबर शिकन है, इसकी पेक्युलिटी कुछ ख़ास बताई जा रही है कि ये अपने समत को चेंज करके अपने हदफ है उसको आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसके ऊपर अभी ये जो उन्होंने ये जो डेवलपमेंट की है वियना टॉक्स पे क्या इसका असर पड़ सकते हैं, और ईरान के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग करने का पॉलिसी था वो ऑलरेडी फेल हो चुका है। मेरे ख्याल से अमेरिका अब फंस चुके हैं। आने वाले दौर में उन्हें किसी न किसी तरह से ईरान के साथ ये टॉक्स को पाए तकमील तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आने वाले दौर में ये जो आर्म्स रेस है, ये जो एमुनिशन का रेस है, ये काफ़ी हद तक फ़ज़ा को बिगाड़ सकते हैं। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तमाम एक क्राइसिस की सूरत में है। अगर यूक्रेन के अंदर जंग छिड़ जाते और मिडिल ईस्ट पर यहाँ पर जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका की सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाएगा। ऑलरेडी उसकी डोमिनेंसी ख़तरे में है। तो मसालिहत के किरदार जो रवैया है, जो नोशन से, अब अमेरिका मजबूरन उस पर आ रहे हैं। अपने हैं जो इन्वेजन, जो इन्वेट करने वाले एक वहशियाना सोच से निकल कर अब वो मुल्कों को रेस्पेक्ट करने वाले ट्रैक पर जब तक अमेरिका नहीं आते, दुनिया आगो खून का सामना दुनिया में ये रहेगा, क्योंकि ये बड़े ताकत, बड़े पावर के वहाँ पर ये सारे जंग जारी है। बज़ाहिर कुछ ग्रुप्स, कुछ गुरीरा ग्रुप्स, कुछ आर्म्स अम्यूनिशन उनको प्रोवाइड करके उनको बदनाम करने की ये मज़मूम साजिश है। अब ये मुस्लिम कंट्रीज़ को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारे जो नेशनल कॉज है पैलेस्टाइन इशू, ये मुसलमानों का सबसे अहम इम्पोर्टेंट इशू है। इस कॉज के लिए जो ममालिक सफ़े अव्वल पे हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, मॉरली, रिलीजियसली और मिलिटरीली। तो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड एंड आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप लम्हा लम्हा हमारी मस्तनद खबरों से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।